हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम अपने इस YouTube चैनल पर हाई स्कूल वाले छात्रों के लिए एग्रीकल्चर का एक छोटा सा वीडियो कोर्स चला रहे थे, जिसमें हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स जो है अपलोड किए थे। टोटल शायद हमने 14 वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे। 14 हमने यहाँ दिखा रहा है, 14 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमने यहाँ मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया था, लेकिन इसके बाद हमने जो है ना लेक्चर डालना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को। देखो, क्या ये कोई व्यूज है? ये कोई मतलब आप देख रहे हो? अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन क्या कोई छात्र हमारी वीडियो नहीं देख रहा है भाई? और यूट्यूब पर कोई और ऐसा चैनल नहीं है जो पढ़ा रहा है आपको। मैंने यहाँ तक हाई स्कूल यूपी बोर्ड वाले की जो एग्रीकल्चर है ना, वो मैंने उठा करके देखी भाई, सब यूट्यूब पर कोई लेक्चर्स ही नहीं है इसके। तो मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना लेक्चर्स दिए जाएं, वो पढ़ें तो कुछ बेहतर करें बोर्ड में। तो हम ये लेक्चर्स लेकर आ रहे थे, लेकिन आप लोगों का कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अभी फिलहाल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें लेक्चर्स जो है प्रोवाइड कीजिए, हम अब सपोर्ट करेंगे आपको। बहुत सारे आ रहे थे, जैसा कि मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। ये आ रहा था कि 2026 का भी डाल दीजिए कुछ वीडियो। ये हाई स्कूल की वीडियो पर ही आया है, ठीक है। और ये एक स्टूडेंट है, वो थैंक यू कह रहे हैं हमारे लेक्चर्स के लिए। भाई अच्छा लगता है जब कोई हमारी वीडियोस की सराहना करता है। जब हमारी वीडियोस की सराहना करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी हो, अगर उसको वीडियोस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो भाई उसका मन तो लगता है वो वीडियो आगे आपको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो यहाँ कुछ ये कमेंट आ रहे थे हमारे पास। तो अभी क्या है सर कि हम लोग यहाँ आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दोबारा से हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और आपको कंटिन्यू रहना होगा हमारे साथ में। देखिए, पहले हमने यहाँ लेक्चर नंबर 14 तक कवर कर लिया है, तो अब लेक्चर नंबर 15 हमारा चलेगा, जिसमें हम फूल गोभी की खेती, ओके, फूल गोभी की खेती यानी कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता है फूल गोभी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, जिससे आपको आलतू फालतू चीजें ना दिखें, केवल आपका मन जो है पढ़ाई पर रहे कि सर ने क्या खोल रखा है क्या नहीं खोल रखा है, ठीक है। तो देखिए, फूल गोभी की खेती यानी कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन। सबसे पहले हम आपको बताएं, फूल गोभी को अंग्रेजी में कॉलीफ्लावर कहते हैं, हिंदी में फूल गोभी कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका बोटेनिकल नेम जो होता है ना, ब्रेसिका ओलेरेसिया, और वैरायटी बोट्राइटस होती है। कौन सी होती है? बोट्राइटस। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटस है ये। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वैज्ञानिक नाम जो है उन्हें लिखे हैं तो भैया दोनों को अंडरलाइन अलग अलग कीजिएगा, ठीक है। दोनों को अंडरलाइन अलग अलग कीजिएगा, पहले का कैपिटल होगा, दूसरे का स्मॉल से ही कंटिन्यू होगा नेम। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखनी है चीजें। अगर आप ब्रेसिका ओलेरेसिया ही लिख के आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। आप इतना नहीं लिखते हैं वैरायटी बोट्राइटस आप उसमें डाल पाते हैं या नहीं पाते तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फैमिली इसकी ब्रेसिकेसी है, जैसे क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। ओरिजिन की अगर बात करें तो मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। क्रोमोसोम संख्या की अगर हम कहें तो यहाँ 21=18 हमें क्रोमोसोम नंबर जो है देखने को मिलता है। और पॉलिनेशन यहाँ हमें क्रॉस देखने को मिलता है, पर परागण। एडिबल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ एडिबल पार्ट जो होता है ना, वो फूल का सिर होता है, कर्ड होता है। जो आप फूल देखते हो ना, जो आप फूल देखते हो वो कर्ड कर्ड होता है। ये वाला जो फूल है ना, इसे कर्ड कहते हैं हम। एडिबल पार्ट जो है, अगर आपसे एमसीक्यूएस में पूछ लिया कि भैया फूल गोभी के एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप क्या करोगे? वहां पे ऑप्शन भी दे दिए उसने। पल्प दे दिया, फ्रूट दे दिया, कर्ड दे दिया, हेड दे दिया, तो क्या लिखोगे वहां पे? तो कर्ड लिखना भाई, टिक ठीक। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व है कि भैया एक लोकप्रिय सब्जी है, घरेलू वो प्रोसेसिंग उपयोग जैसे अचार, सूप, फ्रोजन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। पोषण की अगर बात करें तो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं, फाइबर पाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हृदय एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है, हृदय के लिए बहुत अच्छी है। किसान का आय व रोजगार इससे चलता है, साल भर किसान इससे इकोन जो अर्निंग है वो कर सकता है, क्योंकि अब तो 12 महीने आप गोभी की खेती जो है कर सकते हो। इसके बाद हम वनस्पतिक विवरण की बात करें कि इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसकी जड़ें जो होती है वो रेशेदार होती है। जब भी आपने फूल गोभी की जो जड़ है ना, जड़ इसे उखाड़ करके देखा होगा तो ज्यादा डीप नहीं जाती, बहुत डीप नहीं जाती, रेशेदार होती है, बहुत ही ऊपर ही रहती है, हल्की सी, बहुत ही ऊपर ही रहती है, ज्यादा डीप नहीं जाती। ये रेशेदार होती है। कैसी होती है? रेशेदार जड़ होती है इसकी। तना छोटा मोटा होता है, तना छोटा होता है, आपने देखा होगा, ज्यादा बड़ा तना नहीं होता है, तना ही होगा, उसमें भी मोटा होगा हल्का सा।
और इसी पर आपका क्या है, फूल यहाँ से निकल के आ जाता है। कर्ड का फॉर्मेशन यहीं से होता है मेरे भाई। पत्तियां चौड़ी और वैक्सी होती हैं, आपने देखा होगा। ये बीच का आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। बीच में जो उसका बेन जैसा होता है ना, ये पत्ती होती है कुछ चौड़ी इस टाइप की, ठीक। और वैक्सी यानी कि उस पर कुछ चिकनाहट आपको देखने को मिलेगी। बात करें पुष्पकर्म और कर्ण की, तो भैया यहाँ सघन और सफेद क्रीमी हमें यहाँ जो पुष्पक्रम है वो देखने को मिलेगा, जो कर्ड है ना वो देखने को मिलेगा। कुछ किस्में हरी और बैंगनी भी हो सकती हैं, आपने देखा होगा, ग्रीन कॉलीफ्लावर, पर्पल कॉलीफ्लावर। तो कुछ कॉलीफ्लावर ऐसी भी आती हैं जिनका कलर अलग होता है, ठीक। यहाँ प्रकाश संश्लेषण जो है C3 टाइप का हमें देखने को मिलता है। जलवायु की अगर बात करें कि भैया क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है फूल गोभी की खेती के लिए, तो दोस्त अंकुरण और नर्सरी हेतु जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इस समय आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि ऐसा क्षेत्र ना हो जिसमें वर्षा बहुत अत्यधिक होती है, तो वहां आप कॉलीफ्लावर की नर्सरी अगर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां पानी आसानी से आप उससे निकाल सके खेत से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब कर्ड बनता है तो उस समय जो टेम्परेचर है वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठंडा व नम जलवायु होनी चाहिए। और हाँ, जब यहाँ क्या होता है कि बादल ज्यादा आ जाते हैं, क्लाउडी मौसम हो जाता है, तो भैया फूल का जो कर्ड है ना उसका डिजाइन ही उल्टा पलटा हो जाता है। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकते हैं उस केस में। सहनशील दायरा यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है, तो 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि है तो वो सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा आपका अच्छा ही ग्रोथ करेगा। वर्षा यानी कि इसे कितनी चाहिए होती है रेनफॉल, तो 120 से 125 mm से चाहिए होती है। अच्छी जल निकासी होनी चाहिए फिर भी। अब बात करें भैया मिट्टी के रिक्वायरमेंट की कि किस प्रकार की सॉइल चाहिए होती है, तो यहाँ रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जो है सुइटेबल है, आइडियल है फूल गोभी की खेती के लिए, जिसका पीएच 6 से 7 होना चाहिए। कम पीएच पर चूना आपको खेत में डालना पड़ेगा, तभी आप फूल गोभी की खेती कर पाएंगे। अगेती किस्में हल्की रेतीली व दोमट मृदा में अच्छी होती है, और पछेती किस्में मध्यम चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। फिर भी जल निकासी की अच्छी व्यवस्था आपको रखनी है फूल गोभी के खेत में। लेकिन आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गोबर की खाद आपको डालनी चाहिए खेती करने से पहले। अब बात करें कुछ उन्नत किस्मों की और उनकी उपज की, औसतन उपज वह क्या देती हैं, इम्प्रूव्ड जो वेराइटीज है ना उनकी बात करते हैं। तो देखिए, यदि आप अगेती किस्मों की बारे में जानना चाहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि अगेती किस्म कौन सी है, तो अगेती में आप अर्ली कुमारी, जिनमें अर्ली अर्ली लगाए ना इसमें, तो अर्ली कुमारी भैया अगेती होगी। आपको ध्यान रहेगा कि अर्ली से ये अगेती है, जल्दी इसको बोलना पड़ेगा। तो अर्ली कुमारी हो गई एक, तो ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन रहता है ना 25 से 37 क्विंटल प्रति एकड़ का रहता है। इसके बाद पूसा दीपाली, समर किंग और पावस हाइब्रिड जो है, ये कुछ अर्ली वेराइटीज हैं। इसके बाद हम बात करें कि मध्यम कौन सी है, मध्यम मौसम की वैरायटी कौन सी है, यानी कि जो मीडियम वैरायटी जिन्हें कह सकते हैं, तो ये इम्प्रूव्ड जापानी एक वैरायटी आती है, सायरेनो हाइब्रिड आती है। तो ये हमारी इम्प्रूव्ड है, सॉरी इम्प्रूव्ड तो है लेकिन मध्यम मौसम की है। इसके बाद पछेती कुछ वैरायटी है, तो पछेती में आपका आता है पूसा, स्नोबॉल, केवन और स्नोबॉल 16। तो ये हमारी पछेती किस्म है। अब बात करते हैं हम लोग नर्सरी प्रबंधन के बारे में कि हमें नर्सरी मैनेज कैसे करनी है, कैसे नर्सरी रेज करनी है फूल गोभी की। तो भैया सीड रेट को आपको बता देता हूं सबसे पहले कि आपको सीड रेट क्या रखनी है। तो यहाँ दे रखा है ना 0.25 टू 0.40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि यहाँ आपको 100 से लेकर के 160 ग्राम जो बीज है ना प्रति एकड़ चाहिए होगा। यदि आप एक हेक्टेयर के लिए बो रहे हैं तो 250 से लेकर 400 ग्राम बीज चाहिए होगा एक हेक्टेयर के लिए। और मौसम आपको, मौसम के अनुसार आपको किस्म जो है उसका चुनाव जो है वो करना होगा। बात करें कि आपको क्यारियां कितनी रखनी है, बेड कैसे बनाना है नर्सरी बोने के लिए, तो आपको 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ाई का आपको बेड बनाना है। ऊंचाई आपको उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है, और आप उसे लंबा कितना भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जो चौड़ाई है ना वो 1 से 1.5 मीटर ही रखिएगा, ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखिएगा, जिससे थोड़ा बहुत पानी भरे तो आपके बेड तक ना पहुंचे।
और दोस्तों आपको जो नर्सरी है ना, उसे बोने से पहले आपको उसमें FYM सड़ी गली जो खाद होती है ना, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो आप नर्सरी एरिया है ना उसमें जरूर डालिए, तभी आपको अच्छी नर्सरी जो है वहां देखने को मिलेगी। और एक बात तो ध्यान रखनी है कि आप जो बीज बो रहे हो ना, उससे सबसे पहले कैप्टन या थीरम या कार्बनडाजिम से उपचारित करके ही बोइएगा। यहाँ उपचारित करने के लिए आप कैप्टन, थीरम, कार्बनडाजिम का इस्तेमाल कीजिए। तीनों के तीनों फंगिसाइड है। ये फंगिसाइड जो है ना, आपसे कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि भैया गोभी के बीज को बोने से पहले किससे उपचारित करके हमें बोना चाहिए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कैप्टन, थीरम, कार्बनडाजिम, आप जो भी आपको तीनों में से ध्यान आता है वो आप उसमें लगा दीजिए, मात्रा भी लिख दीजिए। ओके। ये आप ट्राइकोडर्मा से भी इसको उपचारित कर सकते हैं, जैव उपचार है ये। हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप मत दीजिए। ये ज्यादातर ब्लैक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी होती है ना, उससे बचाने के लिए दिया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 मिनट के लिए बीज को डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन ये आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैप्टन, थीरम से उपचारित करके बो दीजिए। बुवाई की बात करें कि आपको नर्सरी किस तरीके से लगानी है, तो बुवाई के लिए आपको लाइन टू लाइन की दूरी जो है ना 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी होगी। ऐसे आप जो बीज लगा रहे हैं ना, एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई आपकी, तो ये लाइन से लाइन की दूरी जो है ना, ये आपको 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है। और हल्की मल्च या छायादार शेड नेट जो होता है ना, शेडो में, वहां आपको इसको रख देना है। हल्की सिंचाई कर दीजिए। डैम्पिंग ऑफ से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो एक फंगिसाइड आती है, जैविक फंगिसाइड है, इसकी आप ब्रांचिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी नर्सरी में। रोपाई योग्य जब आपकी जो नर्सरी हो जाती है, यानी कि 4 से 5 पत्ते जो है ना, ट्रू लीव्स जो होती है, सच्चे पत्ते जो होते हैं वो निकल आते हैं आपके पौधे पर, तब आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए, बरसात में अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 25 से 30 दिन की आप नर्सरी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और सर्दी में आप 30 से 35 दिन की ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हार्डनिंग जो होती है ना, रोपाई से 3-4 दिन पहले पानी कम करें, शाम को पौध उखाड़ें और तुरंत की तुरंत आप उसे ट्रांसप्लांट कर दें। ध्यान रखें, शाम के समय आपको ट्रांसप्लांट करनी होगी। बुवाई रोपाई का समय क्या रखना है आपको, ट्रांसप्लांटिंग का टाइम क्या रखना है, तो देखिए अगैती जो आप कर रहे हो ना, तो जून का दूसरा सप्ताह या जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है ना, तब आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें। मध्यम वाली जो किस्में आपने लगाई है तो आप अगस्त में उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें। पछेती अगर आपने लगाई है तो उसे अक्टूबर में ट्रांसप्लांट कर दें। ये होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए सही समय। क्षेत्रीय तापमान के अनुसार आप समायोजित कर सकते हैं। दूरी, गहराई, पौध संख्या क्या पड़ेगी आपके खेत में वो बता देते हैं। यदि आप अगैती किस्म ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी दूरी आपको ये रखनी होगी, 45 आपको पौधे से पौधे की रखनी होगी, 30 रो टू रो रखनी होगी। और ऐसे ही मध्यम वाली है, और रोपाई की गहराई आपको जड़ गांठ तक रखनी होगी। जैसे कि ये आपकी पौधा है, इसकी जो जड़ गांठ है ना, यहाँ तक ही आपको रखनी होगी रोपाई। ज्यादा बहुत गहरी पौधे को ना ले जाए, नहीं तो ये डंठल जो होता है ना सूख जाएगा, गल जाएगा वहां से। पौधे 1 एकड़ में लगभग लगभग 12 से 16 हजार पड़ेंगे। दूरी के अनुसार पौधों की संख्या डिसाइड की जाती है। बात करें खेत की तैयारी की, तो 2 से 3 जुताई आपको खेत की करनी होंगी, फिर लेवलिंग कर दीजिए खेत को। और FYM 8 से 10 टन अंतिम जुताई आप करते हो ना, उसमें डाल करके खेत को अच्छे तरीके से भुरभुरा बना करके बेड, क्यारियां सब कुछ उसमें निकाल दीजिए। जल भराव के लिए, जल भराव से बचाव के लिए आप जो होता ना, जल निकास की व्यवस्था अच्छी खासी कर लीजिए। उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें, यदि आप खेत की तैयारी के समय ही कुछ खाद डाल देते हैं, जैसे कि आप DAP या MOP, SSP वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ जो पौधे की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। यानी बेसल डोज में आप FYM, SSP, MOP और यूरिया। यूरिया आपको जो टोटल लेना है वो 130 kg लेना है, लेकिन 130 kg को आपको 3 जगह डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा आपको बेसल डोज में डालना है, एक हिस्सा आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में डालना है, एक हिस्सा आपको 40 से 45 दिन की अवस्था में डालना है, यूरिया वाला। लेकिन FYM, SSP या MOP जो ले रहे हो ना, इसे एक ही बार में बेसल डोज में आप लगा दीजिए अपनी खेती में। अब इसके बाद जब आपकी जो फसल है थोड़ी बड़ी हो जाती है, फोलियर एप्लीकेशन में आपको क्या देना है, तो फोलियर एप्लीकेशन में यानी ग्रोथ की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है ना, उसके लिए देना है आपको NPK 19-19-19 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके आपको ये छिड़काव करना है। इसके बाद जब आपकी फसल जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उस समय आपको देना है यहाँ पर 1261 जो NPK आती है, ये 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, और इसी में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल लेने हैं 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और बोरोन लेनी है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। 40 दिन की जो अवस्था होती है ना आपकी फसल की, उस समय आपको ये लगा देनी है अपनी फसल में।
इसके बाद जब कर्ड का विकास होता है, कर्ड फॉर्मेशन होता है ना, उस समय आप डीएपी मतलब जो फास्फोरस होती है ना उसको मत दीजिए, नाइट्रोजन और पोटास दीजिए। तो नाइट्रोजन और पोटास के लिए 13:45 जो एनपीके आती है ना, ये ले लीजिए 20 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये स्प्रे जो है करना होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम कभी MgSO4, मैग्नीशियम की अगर कमी आपको दिख रही है तो आप MgSO4 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग कर सकते हैं, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको दिख रही है आपकी फसल में क्या घट बढ़ रही है, नहीं उसकी ऊंचाई जो है कम है, कहीं ऊपर नीचे पेड़ हो रहे हैं, ग्रोथ एक जैसी नहीं है, तब बोरॉन की कमी अगर आपको दिख रही है, हेलो स्टेम भूरा कार्ड आपको दिख रहा है, तो बोरेक्स का इस्तेमाल आपको करना होगा 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 3 से 4 केजी एक एकड़ में आपको बेसल डोज में ये डालनी होगी, तभी आपको अच्छा खासा यहाँ रिजल्ट जो है मिलेगा। अगर आप बेसल डोज में नहीं डाल पाए हैं तो आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे में आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो बोरॉन है ना, बोरेक्स, इसको स्प्रे कर दीजिए। इरिगेशन में आपको पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद देनी होती है, फिर आप टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए, नमी जो आपके खेत में है उसके हिसाब से आप अंतराल डिसाइड कर लीजिए, फिर जो है सिंचाई आप करते रहिए। क्रिटिकल स्टेज जो होती है कर्ड प्रारंभ व कर्ड विकास की होती है, जब आपको इरिगेशन देनी होती है। जल भराव बिल्कुल ना होने से अपनी फसल में, गोभी की फसल में जल भराव तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए भैया। बीड मैनेजमेंट की अगर बात करें, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर होती है तब निराई गुड़ाई अहम है, निराई गुड़ाई आपको करनी ही करनी होगी, ठीक है। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद आप कोई भी हेर्बिसाइड यहाँ ना लगाएं, पेंडामेथलिन नहीं लगा सकते हो भैया, आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप गोभी की जो ट्रांसप्लांटिंग है ना वो कर रहे हैं, उससे पहले आप ऑक्सीफ्लोरोफेन, ऑक्सी, अरे भाई ऑक्सी और फ्लोरफेन नामक एक रसायन आता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपको लेना है, इसी में आपको ले लेना है प्रोपेक्विजैलोफॉप, प्रोपेक्विजैलोफॉप एथाइल, जो अडामा की एजल होती है ना, और ये गोल दवा, ये दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये चौड़ी पत्ती को खत्म करेगा ऑक्सीफ्लोरफेन, और ये प्रोपेक्विजैलोफॉप एथाइल जो है ना, ये आपकी सकरी पत्ती को खत्म करेगी। और इन दोनों को ट्रांसप्लांटिंग से आपको 5 से 6 दिन पहले अपने खेत में स्प्रे कर देना, फिर ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, बिल्कुल भी खरपतवार आपकी फसल में करके नहीं आएंगे, ठीक है। मल्चिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो फिर, अगर आप रसायन नहीं डालना चाहते हो तो। और दोस्तों आपको यहाँ कुछ स्पेशल एक्टिविटीज जो होती है ना वो करनी होंगी। स्पेशल एक्टिविटीज या विशेष फसल क्रिया क्या होती है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो देखिए आपको ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का मतलब है कि जो आपका ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है, इसके साइड में जो पत्तियां होती है ना, कभी कभी तो सेल्फ ब्लांच वैरायटी आती है कि कर्ड जो है ढका हुआ निकलता है अपने आप ही, ठीक है, कवर निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, खासकर गर्मियों की वैरायटीज में ऐसा नहीं होता है कि कर्ड जो है ढका हुआ है, तो इसे हमें पत्तियों से कवर करना पड़ता है, ऊपर की पत्तियों को हमें टाई करना पड़ता है, बांधना पड़ता है भैया। तो लीफ टाइंग को ही हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। यहाँ पे सेल्फ ब्लांचिंग भी हो सकती है, कुछ वैरायटीज आती है सर्दियों वाली जो होती है वो सभी सेल्फ ब्लांच वैरायटी होती है, लेकिन गर्मियों में ब्लांच वैरायटी नहीं आती। साथ ही आपको मिट्टी चढ़ाने जैसी प्रोसेस जो एक्टिविटीज जो करनी होंगी, जब आपके पौधे जो होते हैं ना, ज्यादा ऐसी कंडीशन होती है आप फ्लड इरिगेशन देते हैं तो पौधे गिरने की समस्या रहती है कि पौधे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, रमक जाते हैं, तो इस केस में आप हल्की हल्की मिट्टी जरूर कीजिए, अपने पौधों से लगा के रखिए। अब इसके बाद कीटों का प्रबंधन है भैया, IPM आप कर सकते हो, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना ही करना होगा। तो रस चूसक कीटों में आपके एफिड और थ्रिप्स बहुत हमला पहुंचाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इसके लिए आप नीम आधारित बायोपेस्टिसाइड आवश्यकता अगर पड़े तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL कॉम्बिनेशन वाला जो आपका कीटनाशक आता है, इसका आप स्प्रे कर दीजिए। डायमंड बैकमॉथ एक इल्ली है, गर्मियों में बहुत समस्या दिखाती है, पत्तियों में झर्रियां छेद कर देती है, तो इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए, BT का स्प्रे कर सकते हैं, स्पिनोसाइड 45% SC एक दवा है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 5% SC वाली का। इसके बाद एक और इल्ली है स्पेडोपिटेरा, और कुछ अन्य सुंडियां भी हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप नीमकार, इंडोक्साकार, इमामेक्टिन जैसी कुछ दवाओं का स्प्रे करके इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। रोग प्रबंधन के लिए आप डाउनी मिल्ड्यू जैसी डिसीज है तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग कर दीजिए, या फिर मेटालेक्सिल मैनकोजेब का स्प्रे निकाल दीजिए। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट वैरायटी मतलब डिसीज है तो आप इसमें मैनकोजेब का या पेप्टोकेनाजोल का आप स्प्रे कर दीजिए। ब्लैक रॉट जैसी समस्या है तो ब्लैक रॉट के लिए आप रोग मुक्त बीज लीजिए, और इसमें आप कोई सी भी जो फंगिसाइड आती है, चाहे कार्बन मैनकोजेब, अजोक्सिस्ट्रोबिन है, टोबिकोनाजोल है, आप कोई सी भी एक स्प्रे कर देंगे तो काम चल जाता है।
अब बात करें भैया हार्वेस्टिंग की यानी कटाई की, तो भैया कटाई आपको जब आपकी फसल 50 दिन से ऊपर हो जाती है तो उसमें से आपको हार्वेस्टिंग जो है निकालनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको वहाँ खुद ही आपको हार्वेस्टिंग लायक जो फूल है फ्लावर है वो दिखने लगेंगे। आपको हार्वेस्टिंग में 2 से 4 पत्तियां जो है फ्लावर के ऊपर रखते हुए काटना ही काटना है पौधे को, जड़ से काटिए, पत्तियों को तोड़ना होता है। फिर आपको जो जिस तरीके से आप मंडी में ले जाते हैं उस तरीके से आप मार्केट में सेल कर दीजिए। उपज की बात करें तो 25 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ हेक्टेयर सॉरी एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन जो है ले सकते हो। कटाई के पश्चात आप भैया ग्रेडिंग साइजिंग जो है ना उनके हिसाब से इनको आप अलग अलग चीजों जैसे मंडियां जो होती है उनमें सेल कर सकते हो। ठीक है, छोटी दूरी के लिए आप खुली भी बेच सकते हो, लंबी दूरी के लिए आप क्रेट या कार्टून जो होते हैं उनमें वेंटिलेशन के साथ में पैक करके सेल कर सकते हो। कुछ एग्जाम पॉइंटर्स हैं कुछ मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं, जैसे कि बोटानिकल नाम क्या है तो ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटस है, फैमिली ब्रेसिकेसी है, क्रोमोसोम संख्या 21=18 है, बेस्ट पीएच 6 से 7 होता है, कर्ड के लिए टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ये एक समराइज फॉर्मेट में आपको पूरे वीडियो एक बार में समझा रहा हूँ। नर्सरी के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर, सॉरी ये तो आपका दिन की नर्सरी चाहिए, 25 से 35 दिन की नर्सरी आपको ट्रांसप्लांट करनी होती है। सीड रेट आपकी 1 एकड़ में 100 से 150 ग्राम सीड चाहिए होता है। स्पेसिंग 45 से 30 सेंटीमीटर आपको अर्ली की करनी होती है। मिड और लेट के लिए 60 से 45 करनी होती है। फर्टिलाइजर पर एकड़ के हिसाब से आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 फास्फोरस, 25 पोटास, बोरॉन मस्ट है, यहाँ बोरॉन आपको डालनी है अपनी आवश्यकता के अनुसार। क्रिटिकल स्टेज जो है यहाँ ब्लांचिंग होती है इरिगेशन के लिए और कर्ड इनिशिएशन के लिए। और डीबीएम कंट्रोल के लिए आप फेरोमोन और बीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोनोसाइड एमामेक्टिन जैसे कीटनाशकों को लगा सकते हैं। मेजर डिसीज जो होती है अल्टरनेरिया डाउनी और ब्लैक रोड जहां होती है तो हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट से आप अगर बीज को बोएंगे तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है समझा दिया है, पढ़ा दिया है, बता दिया है कि भैया फूल गोभी की खेती कैसे होती है। तो दोस्त अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहले हम अब करते हैं अपने मार्कर के कलर को चेंज, जिससे आपको मार्कर जो है विजिबल हो जाए। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो जो है ना हर बुधवार, मंडे और वेडनेसडे मिलेगी हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस। तो आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको मिलती रहेंगी। तो इन डेज पर आप ध्यान रहे, कनेक्टेड रहे हमसे। और वीडियो आपकी शाम को 5 बजे या 6 बजे के तकरीबन मैं पब्लिक कर दिया करूंगा, आपको वहाँ देखने को मिल जाया करेगी। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा आप सपोर्ट करोगे तभी वीडियो दे पाऊंगा मैं, अदरवाइज भाई आधे घंटे की वीडियो कौन रिकॉर्ड कर सकता है बेफालतू, आप खुद ही सोचिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।